हेलो अवनी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एज एक्सपेक्टेड तुम तो बड़ी या बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही करते हो। अब क्या कर दिया तुमने? मैं पापा के साथ एंटीक शॉप पर आया था, लेकिन अचानक यहाँ पर एक स्टैचू जमीन पर गिरकर टूट गया। तो अब ये लोग उस स्टैचू के पैसे मांग रहे हैं, 30 लाख। क्या 30 लाख एक स्टैचू के लिए? हाँ, मुझे कुछ समझ में। गौतम, आर यू क्रेजी? पूरा दिन घर बैठे रहते हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता जो आजकल तुम मेरे लिए नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी करने लगे हो। अब मैं कहाँ से लाऊं 30 लाख इतने शॉर्ट नोटिस पर? अपनी बात कहते हुए अवनी एक पल के लिए खामोश हो गई। 30 लाख सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम भी अवनी के गुस्से के आगे कुछ कह नहीं पाया। आई एम सॉरी, तुम्हारी ये रोज रोज की आदत हो गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। ये प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है, तुम ही इससे निपटो। लेकिन अवनी। इससे पहले कि गौतम अपनी बात पूरी कर पाता, अवनी ने गुस्से में फोन काट दिया। गौतम का चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। आज गौतम और अवनी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन गौतम आज भी अवनी के घर एक घर जमाई बनकर ही रहता था, जहां उसकी हैसियत एक नौकर जितनी ही थी। वो नौकर की ही तरह कभी सास की साड़ी आयरन करता तो कभी अवनी की गाड़ी साफ करता। घर की रसोई से लेकर घर की सफाई तक का सारा बोझ उसी के सिर पर था। वहीं अवनी कभी कभी अपने पति की यह हालत देखकर बहुत झल्ला जाती थी, क्योंकि घर का पूरा फाइनेंशियल बोझ सिर्फ उसी के सिर पर था। लेकिन अवनी, ये स्टैचू पापा के हाथ से टूटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझाने का मौका तो दिया होता, बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया। गौतम अवनी को फिर से कॉल करने जाता है, तभी शोरूम का मैनेजर कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उसके सामने आ जाता है। सभी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैनेजर ने गुस्से में कहा, क्या हुआ मिस्टर? 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक न पैसे आए और न तुम्हारी मदद के लिए कोई आदमी। और कितनी देर मुझे तुम्हारे आगे पीछे घूमना है? ऊपर से वो बुढ़ा शॉप से भागने की कोशिश कर रहा था। डैडी जी, मैनेजर ने गुस्से में जवाब दिया। हाँ, वो तो अच्छा है गार्ड्स की नजर इस पर पड़ गई, वरना वो तो यहां से रफू चक्कर होने का पूरा प्लान बना चुका था। देखो मिस्टर, 2 बज रहा है और 5 बजे तक अगर तुमने उस एंटीक स्टैच्यू के पैसे नहीं भरे तो मैं पुलिस को बुलाकर इस बुढ़े को अंदर करवा दूंगा, और ये बॉडीगार्ड तुम दोनों की खातिरदारी करेंगे, वो अलग से। समझ में आई मेरी बात? ये बात कहते हुए मैनेजर गुस्से में गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और अगले ही पल वहां से निकल गया। गौतम मैनेजर की बात सुनकर खामोश खड़ा रहा, लेकिन तभी एक 52-55 साल के एक बुजुर्ग आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। डैडी जी, ये लोग बिना पैसे लिए हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। लेकिन बेटा, मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज कुछ करो। मेरी जगह तुम जेल चले जाओ। आखिरकार हमारे परिवार ने तुम्हें 3 साल तक रहने के लिए छत दी है, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। डैडी जी, मैं चला तो जाऊं, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने अभी देखा ना कि किस तरह से वो मैनेजर धमकी देकर गया है। तो फिर इन्हें पैसे दे दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता, कुछ भी करो, लेकिन मुझे यहाँ से छुड़ाओ। डैडी जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ये लोग 30 लाख रुपए मांग रहे हैं और मेरी जेब में 30 रुपए भी नहीं है। आप जानते तो हैं, मुझे खर्चे के लिए भी अवनी पैसा देती है। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है जहां से पैसा आए। तुम अवनी को फोन करो, मैं उससे किया था, लेकिन इससे पहले कि मेरी बात पूरी होती उसने फोन काट दिया। 1 नंबर के यूजलेस जमाई हो तुम। मेरी बेटी के सामने अपनी बात भी नहीं रख सकते। कॉल लगाओ, मैं बात करता हूँ। गौतम ने बिना कुछ जवाब दिए अवनी का नंबर डायल कर लिया। इससे पहले कि रिंग पूरी होती, अवनी ने गुस्से में कॉल काट दिया। ये देखकर अनिल ने गौतम के हाथ से मोबाइल ले लिया और लगातार अवनी को कॉल करने लगा। कुछ देर बाद ही अवनी ने तंग आकर कॉल उठा लिया। गौतम, मुझे काम में डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अवनी बेटा। डैड? बेटा प्लीज हमारी मदद करो। अगर इन लोगों को हमने पैसे नहीं दिए तो ये मुझे जेल में डाल देंगे। क्या? लेकिन आपको क्यों? गलती गौतम की है तो उससे जेल? बेटा, दरअसल वो स्टैच्यू मेरे हाथ से टूटा है।
मैं उस स्टैच्यू की फोटो ले रहा था तो गलती से उस पर मेरा हाथ लग गया और वो जमीन पर गिर गया। डैड, गौतम हमारे घर पर कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब आप भी शुरू हो गए। बेटा मैं ठीक है, कहाँ पर हो आप? मैं मॉम को लेकर आती हूँ। जोधपुर एंटीक्स, माधव नगर। ठीक है, मैं आती हूँ। अवनी ने अपनी बात खत्म कर फोन काट दिया और एक टक खाली दीवार को देखने लगी। अब उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी, जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं था। दरअसल अवनी के पिता अनिल सिंह जोधपुर के अमीर परिवारों में से एक थे, लेकिन अनिल की मां गायत्री देवी हमेशा से ही गौतम और अवनी की शादी के खिलाफ थीं। 3 साल पहले अवनी के दादाजी हिम्मत अग्रवाल गौतम से पुष्कर में टकराए थे और गौतम को पहचानते ही उन्होंने अपनी फेवरेट पोती अवनी के लिए उसे पसंद कर लिया। अवनी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी और उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी, पर शादी के कुछ ही वक्त बाद हिम्मत अग्रवाल दुनिया को अलविदा कह गए, इस राज के साथ कि उन्होंने गौतम को अवनी के लिए क्यों चुना, कैसे पहचानते थे वो गौतम को। फिर उनके जाने के बाद परिवार की भागदौड़ उनकी पत्नी और अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपने हाथों में ले ली। गायत्री देवी अपने परिवार के रुतबे और नाम का बहुत ध्यान रखती थी और साथ ही अपने परिवार में गौतम नाम का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत जी के जाने के बाद अनिल और उसके परिवार को अग्रवाल मेंशन से अलग कर दिया। अवनी आज भी ये सदमा भूल नहीं पाई थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दिमाग से तेज, लेकिन अब दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती थी कि अपने परिवार की हालत कैसे सुधारी जाए। आज एक बार फिर उसके सामने मुसीबत खड़ी थी। वो अगले ही पल अपनी मॉम गीता के साथ माधव नगर जाने के लिए गई, जो जोधपुर का सबसे बड़ा एंटीक मार्केट था। वहीं दूसरी तरफ गौतम शोरूम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। अनिल उसके पास में ही बैठकर अवनी के आने का इंतजार कर रहा था। उनके आसपास बहुत सारे लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थीं। तभी उसी वक्त अवनी अपनी मॉम गीता के साथ शोरूम के अंदर आ गई। डैड, आप ठीक तो है ना? और ये सब हुआ कैसे? आप लोग इतने महंगे मार्केट में आखिर क्या करने आए थे? अनिल बिना जवाब दिए गौतम को देखने लगा। एक्चुअली वो हम आ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में ये मार्केट दिख गया और डैड स्टैचू देखने के लिए अंदर आ गए और फिर एज यूजुअल तुम ये काम भी ढंग से नहीं कर पाए। और अगर इन्हें ये स्टैचू देखने की इच्छा थी तो तुम इन्हें संभाल नहीं सकते थे। लेकिन मॉम, मैं क्या करता? डैड ने ही मुझे बाहर वेट करने को कहा था। इन्होंने कहा और तुमने मान लिया। इतने आज्ञाकारी कब से हो गए तुम? मॉम, ये सारी बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचते हैं कि 30 लाख कहाँ से आएंगे। इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। ससुर जी तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ पाए, पर ये पनौती हमारे नसीब लिख गए। मॉम, क्या मॉम? एक स्टैच्यू के लिए घर और कार बेचकर सड़क पर सो जाए क्या? और बेच भी देंगे तो भी इतने सारे पैसे नहीं आने वाले। सभी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए सोच में पड़ गए। टाइम निकलता जा रहा था। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर की नजर बराबर अनिल पर ही थी। उसने पैसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर दिया और 3 घंटे पूरे होने का वेट करने लगा। साथ ही बॉडीगार्ड्स भी मैनेजर के कमांड के इंतजार में थे। डैड, हम दादी सा से मदद नहीं मांग सकते क्या? मैं बाद में उन्हें सारे पैसे दे दूंगी। वो कभी हाँ नहीं करेंगी और इसकी वजह तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, लेकिन एक बार पूछने में क्या हर्ज है? मैं कॉल करती हूँ। अवनी ने अगले ही पल अपनी दादी गायत्री देवी को कॉल लगा दिया, पर यही डर सता रहा था कि गायत्री देवी उसका फोन उठाएंगी कि नहीं। लेकिन अगले ही पल जब फोन पर अवनी ने अपनी दादी की आवाज सुनी तो वो चौंक गई। दादी सा, मैं... तुम्हारा नंबर है मेरे पास, बोलो क्या काम है? अवनी ने एक गहरी सांस लेकर अपनी दादी को पूरी बात बता दी। गायत्री देवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। अवनी की बात खत्म होते ही वो कुछ देर के लिए चुप हो गईं। ठीक है, मैं पैसे भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले
मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? हमारी फैमिली जल्द ही जोधपुर की सबसे बड़ी कंपनी मैरियट ग्रुप के साथ मिलकर काम करने जा रही है। अगर आज भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत है और तुम मुझे अपनी दादी मानती हो तो अभी के अभी उस गौतम को तलाक दे दो और मैरियट ग्रुप के चेयरमैन के बेटे कबीर से शादी कर लो। दादी साहब, ये कैसी बात कर रही है आप? इस बार गौतम की कोई गलती भी नहीं है। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मेरे पापा आपके बेटे हैं, आप अपने ही बेटे के साथ। अनिल जिस प्रॉब्लम में है उसकी वजह तुम ही हो, इसलिए तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आराम से सोच के मुझे जवाब दे दो। इससे पहले कि अवनी कुछ जवाब दे पाती, गायत्री देवी ने कॉल काट दिया। कॉल कटते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। अवनी को अब सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अवनी को इतना परेशान देखकर गौतम ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अवनी, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। अब क्या करोगे तुम? इतनी बड़ी रकम बाहर भीख मांग कर लाओगे? अवनी बेटा, मेरी बात मान तो इस लड़के को तलाक दे दे आज ही। ये तेरी लाइफ से आउट तो तेरी दादी साहब फिर से हमें फैमिली में एंट्री देंगी। बेटा एक काम कर, तू कबीर को कॉल कर, वो तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो जरूर तेरी हेल्प करेगा। कबीर के पापा बहुत बड़े आदमी हैं, उनके लिए 30 लाख तो बहुत मामूली बात है। गीता को अब कबीर के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कबीर का एक ऐसा सच था जिसे अवनी अच्छे से जानती थी। दरअसल कबीर मैरियट ग्रुप के वाइस चेयरमैन शेखर आनंद का इकलौता बेटा था, जो बचपन से ही अय्याश था। लड़कियां उसकी कमजोरी थीं, इसलिए हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई नई लड़की उसका शिकार हो जाती। यूं तो उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए, लेकिन शेखर आनंद के रुतबे और पैसों के आगे किसी पुलिस वाले की नहीं चली। कबीर ने कई बार अवनी पर भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की थी। वो कॉलेज में भी अवनी के आगे पीछे ही घूमता रहता था, लेकिन अवनी ने कभी उसे घास तक नहीं डाली। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जो अभी तक शांत था, कबीर का नाम सुनते ही आग बबूला हो गया। लेकिन इस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो तुरंत अपना फोन निकालकर शोरूम से बाहर चला गया। शोरूम के बाहर जाते ही उसने मोबाइल में एक नंबर डायल कर लिया। जैसे जैसे उसे फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। फोन पिक होते ही गौतम को एक लंबी खामोशी सुनाई दी। मुंशी जी? सामने से किसी ने कड़क आवाज में जवाब दिया, खंबा गाड़ी हुकुम। ये बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए चुप हो गया। क्या अवनी अपने परिवार को इस मुसीबत से निकाल पाएगी? आखिर गौतम ने किसे फोन किया था? क्या कबीर अवनी की मदद करेगा? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए द रॉयल घर जमाई, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।